नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। सबसे पहले किसान बुलेटिन की हेडलाइंस पर एक नजर। हरियाणा में सफेद मक्खी से कपास किसानों को नुकसान। फतेहाबाद, लोहारू, भिवानी और चरखी दादरी जिलों में 80% फसल खराब। किसानों को मुआवजा देने के मुद्दे पर डिप्टी सीएम से मिले कृषि मंत्री जेपी दलाल। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने अनिश्चित काल तक रोकी पीएम सिंचाई योजना। कोरोना संकट के चलते बजट की कमी को बताया वजह। किसानों को स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन पर नहीं मिल सकेगी सरकारी मदद। एमपी में अनाज मंडियों में 3 सितंबर से बेमियादी हड़ताल का ऐलान। मंडी कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर छेड़ा अभियान। एपीएमसी एक्ट को सीमित करने वाले केंद्र के अध्यादेश को वापस लेने की मांग। और अगस्त में मानसूनी बारिश ने तोड़ा 44 साल का रिकॉर्ड। अगस्त में दर्ज की गई सामान्य से 27% ज्यादा बारिश। जून से अब तक सामान्य से 10% ज्यादा बारिश। और अब खबरें विस्तार से। अर्थव्यवस्था की हकीकत बताने वाले जीडीपी के आंकड़े औंधे मुंह गिर गए हैं। सारे क्षेत्रों का प्रदर्शन नकारात्मक रहा है, लेकिन इस निराशाजनक माहौल में कृषि क्षेत्र एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर सामने आया है। लॉकडाउन के दौरान किसानों को नुकसान के बावजूद कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर बीते साल से ज्यादा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना संकट और लॉकडाउन ने पहले से ही लड़खड़ा रही भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। बीते 40 साल में पहली बार सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की विकास दर नकारात्मक रही है। 2020-21 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था बीते साल से 23.9% गिर गई है। इस दौरान विनिर्माण, निर्माण और सेवा समेत सभी क्षेत्रों का प्रदर्शन खराब रहा है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी कृषि क्षेत्र पूरी ताकत से खड़ा रहा है। अप्रैल-जून की तिमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.4% रही है, जो बीते साल पहली तिमाही में 3% की दर से बढ़ रही थी। लॉकडाउन में किसानों को भारी नुकसान हुआ। इसके बावजूद कृषि क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन के पीछे रबी सीजन में फसलों का बम्पर उत्पादन है। अच्छे मानसून की वजह से खरीफ सीजन में अब तक फसलों की बुआई बीते साल से 8% ज्यादा रही है। लेकिन जब पूरी अर्थव्यवस्था मंदी की शिकार है, उससे कृषि क्षेत्र की ये बढ़त किसानों को कितना सहारा दे पाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्या मांग में गिरावट और बम्पर उत्पादन के बीच किसानों को अपनी फसलों का सही दाम मिल पाएगा? अगर किसान को 1.5 गुना लागत का दाम जो मोदी जी आज 6 साल से वायदा कर रहे हैं स्वामीनाथन का, अगर दे दिया जाए, एमएसपी की गारंटी हो जाए, इससे कम कोई खरीदेगा नहीं, तो देश बहुत तरक्की करेगा। एमएसएमई को आप जितना चाहे पैसा दे दो, 20 लाख करोड़ जो मोदी जी ने कहा पूरा ही दे दो। वो जब सामान बनाएगा कौन खरीदेगा? 3 अध्यादेश लाके कॉर्पोरेट को लाने की बात कर रहे हो, किसान को मारने की बात कर रहे हो। ये काम मत करो, किसान को बचाने का काम करो। ये किसान रीढ़ की हड्डी है इस देश की। लॉकडाउन के असर से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया। लेकिन 3 महीने बीतने के बावजूद ये कदम अर्थव्यवस्था में खास तेजी नहीं ला पाया है। हालात इतने खराब हैं कि अगली तिमाही ही नहीं, बल्कि मौजूदा वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर नकारात्मक रहने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में घूम फिर कर फिर वही सवाल सामने आ जाता है कि अर्थव्यवस्था की इस पंचर गाड़ी को अकेले कृषि क्षेत्र की मजबूती आखिर कैसे खींच पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो 2020-2021 की जो पहली तिमाही है, अप्रैल से जून में जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं, इकोनॉमी बुरी तरह से औंधे मुंह गिरी है, 23.9%। लेकिन इसके बीच जो राहत की बात है कि कृषि की जो विकास दर है वो अच्छी रही है और वो एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर उभर कर सामने आई है। अब इस पर बातचीत करते हैं, समझते हैं कि आगे की क्या स्थिति रहेगी। और जो ये ब्राइट स्पॉट है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कृषि ने एक तरह से कोरोना के समय में देश को संभाला, तो यहाँ पर एक अहम सवाल कि अब क्या देश
कृषि को संभालेगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो अर्थशास्त्री मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सुरेश पाल जी, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्री इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च के डायरेक्टर हैं। आपका स्वागत है सर। और हमारे साथ हैं प्रवीण झा, जो कि अर्थशास्त्री हैं और खास तौर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इनकी पैनी नजर बनी रहती है। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले सुरेश पाल जी, आपके पास आना चाहूंगी जो मेरा अहम सवाल कि अब क्या देश कृषि को बचाएगा, और क्या कृषि में जैसे बोला जा रहा है कि उस तरह की ताकत है कि ये हमारी देश की जो बाकी की जो स्थिति है, अर्थव्यवस्था, जो बाकी के सेक्टर्स हैं जो नेगेटिव जोन्स में हैं, उनको क्या वापस खींच पाएगा, पटरी पर ला पाएगा? हाँ, देखिए, ये बड़ी ही एक अच्छी बात है कि जो हमारी कृषि की जो वृद्धि दर है फर्स्ट क्वार्टर जो 2021 का है 3.4% जो है रहा है, जबकि बाकी इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रैक्शन हुआ है। ये बड़ी ही एक अच्छी खबर है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि जो कृषि पे निर्भर करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट रूप से हो या इनडायरेक्ट रूप से हो, वो जिनकी आमदनी कम है वो लोग इस पे निर्भर करते हैं। तो इसकी वजह से जो रूरल एरियाज़ में हमारे वर्कर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, तो उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। उनकी आमदनी पे इतना प्रभाव लॉकडाउन का नहीं हुआ जितना बाकी क्षेत्रों में काम करने वालों पे हुआ। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। प्रवीण जी, ये जो आंकड़े सामने आए हैं कि जो कृषि है वो एक ब्राइट स्पॉट में है, अब ये बताएं कि कृषि ब्राइट स्पॉट में तमाम फैक्टर्स की वजह से रहा। मॉनसून अच्छा रहा, हमने देखा रबी का बम्पर प्रोडक्शन हुआ, खरीफ में फिर बोला जा रहा है ऐतिहासिक स्विंग हुई है, मगर जो ये रफ्तार है, क्या जिस गति से ये चल रहा है, जो इस पूरी स्टोरी के मेन नायक हैं, जो मुख्य पात्र हैं किसान, क्या उनको कहीं फायदा मिलेगा? देखिए, जो हाल में कई सर्वेक्षण हुए, मसलन अगर हम देखें कि जो CSDS का सर्वे था जिसका नाम था गांव, उसके हिसाब से अभी बिल्कुल हाल के आंकड़े हैं, ये 1-2 महीना पहले का, इसी तिमाही को लेके था, इसी पीरियड को लेके था, जिसमें बताया जा रहा था कि 80% किसानों ने कहा कि उनकी आय में जबरदस्त कमी आई। उनके जो तमाम किस्म के कॉस्ट जो थे वो बढ़ गए, उनको अपनी उपज के लिए जो उचित मूल्य मिलना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं मिला। तो अगर इन आंकड़ों को हम देखें और इसके साथ साथ जो बहुत सारे और सर्वेक्षण आए हैं सामने, अगर उनको हम ध्यान में रखें तो मुझे तो लगता है कि जो भी वृद्धि की दर बताई जा रही है, इसका लाभ 70 से 90% किसानों को शायद उपलब्ध नहीं हो पाया है। हुआ ये कि उनकी जो पोस्ट हार्वेस्ट प्राइस थी वो कस के क्रैश कर गई, और उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें थी, चाहे वो कृषि के लिए ज़रूरत की चीज़ें हो या बाकी और जो उनका उपभोग है उसके लिए जो ज़रूरत की चीज़ें थी, सबकी कीमतें जो है बढ़ती चली गई। तो ऐसी स्थिति में मुझे तो नहीं लगता है कि उनकी स्थिति में कोई बेहतरी की संभावना रही होगी। इस क्वार्टर में जो पहला क्वार्टर जो था, इसकी मार उन पे काफ़ी गंभीर पड़ी थी। तो उसमें जैसा मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमें दोनों चीजें देखनी है, सप्लाई साइड और डिमांड साइड। तो अभी जो है, मान लीजिए स्थिति में थोड़ा इजाफा होता भी है, और लेकिन बाकी जो हमारी अर्थव्यवस्था है उससे अगर कृषि के लिए उचित डिमांड जनरेट नहीं होता है तो क्या होगा? फिर उनकी जो दुर्दशा है वो बढ़ने की संभावना है। वैसे भी उनको उचित जो मूल्य मिलना चाहिए वो एक बहुत बड़ा एक विषय रहा है, और जो प्रोक्योरमेंट और इस सब तरह की चीजें थी, हम देख रहे हैं उसको लेके जो ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं उससे क्या चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। तो अगर सारी चीजों को आप ध्यान में रखें तो मुझे तो लगता है कि जो एक ब्राइट स्पॉट है भी, उसको इन सारी चीजों के साथ जोड़ के देखना होगा। बहुत होने की ना मुझे दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ अभी जो एक कृषकों पे गहन मार पड़ी है अतिवृष्टि की वजह से, उसका जो असर हो रहा है, इसको फिर आपको ध्यान में देखना पड़ेगा।
तो बहुत सारी चीजों को जो है चर्चा में लाना आवश्यक है, मुझे लगता है। जी जी, एक और बात बताइए प्रवीण जी कि अब बोला जा रहा है कि जो खरीफ में जो बुआई हुई है, सोइंग हुई है, वो ऐतिहासिक हुई है। ऐसे में क्या आप इस तरह की संभावना देखते हैं कि आगे चलकर अगर कृषि का इसी रफ्तार से, जिस तरह की कोई प्लानिंग सामने नहीं आ रही है, हालांकि नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि ऑल इज वेल, लेकिन फिर भी हम रोजाना में उस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं कि किसान किस कदर परेशान है सही नीतियों के अभाव में। अब ये बताएं कि आगे अब खरीफ की सोइंग ऐतिहासिक हुई है, तो आगे चलकर कहीं ग्लट, जरूरत से ज्यादा उपलब्धता की स्थिति तो नहीं बन पाएगी, और अगर ऐसी बनी तो उसको लेकर किस तरह का कृषि रोड मैप सामने होना चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, और कृषकों की ये मांग रही है, जितने सारे कृषक संस्थाएं हैं उन सब की ये मांग रही है, उचित मूल्य मिलना। तो उचित मूल्य के लिए क्या हमारे पास फ्रेमवर्क है? अभी तो स्थिति ये बन रही है कि जो एमएसपी है ये भी उनको मिलेगा कि नहीं, इस वर्ष भी मैं बता रहा हूं, उस पे कोई विश्वसनीय खबर है नहीं जी। जो ऑर्डिनेंसेस पास किए गए हैं, अगर हम उसको ध्यान में रखें तो जो एक रीढ़ की हड्डी थी उचित मूल्य की, वो ही गायब हो रही है। तो अगर ग्लट हो जाता है तो निश्चित तौर पे जो है इससे कृषकों को तो फिर कोई फायदा होना नहीं है। सुरेश पाल जी, ये तमाम तरह का जो माहौल बना हुआ है इस वक्त एमएसपी को लेकर, जिस तरह की आशंकाएं हैं, जो किसानों का कहना है कि अब जब ऐतिहासिक सोइंग, बुवाई हुई है खरीफ में, तो आगे जाकर कहीं ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े कि ग्लट, जरूरत से ज्यादा उपलब्धता हो, उसके लिए सरकार की तरफ से किस तरह का कृषि रोड मैप? देखिए, ऐसा है, जो हमारी पहले जैसे हम बातचीत कर रहे थे, रबी जो हमारा सीजन गया है उसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस एग्रीकल्चर का रहा है, और इस खरीफ सीजन में जिसकी बुआई हो चुकी है, इसमें भी अपेक्षा ये है कि जो बुआई है वो पहले से ज़्यादा हुई है, और दूसरा मानसून ठीक है, तो इस बार भी जो है ये जो खरीफ है हमारा इस सीजन में कृषि की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। हाँ, ये बात सही है मैं कि वही बोल रही हूँ कि ये तो नेचुरल नेचुरल फैक्टर्स हैं, भगवान की कृपा है कि मॉनसून बहुत अच्छा रहा है, किसानों ने भी अपनी विल पावर दिखाई है, अच्छे से सोइंग की है। वो अलग बात है कि इनपुट लागत जो है बढ़ ही रही, और उन्होंने किस तरह से इन चीजों को मैनेज किया है। लेकिन अब सरकार की जो भूमिका है आगे, वो क्या देखने को मिल सकती है? ये सही बात है, जब हमारे पास में सरप्लस है, तो सरप्लस जब होता है तो मार्केट पे उसका इफेक्ट जरूर पड़ता है। तो इसके दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये सरकार है जो उसको अपनाती है कि उसका प्रोक्योरमेंट करते हैं। आने वाली फसल में जैसे इसका प्रोक्योरमेंट करेंगे, धान का प्रोक्योरमेंट होगा, उसके बाद में अब चने का भी प्रोक्योरमेंट सरकार करती है, उसके बाद में अरहर का भी प्रोक्योरमेंट सरकार करती है जो आने वाले सीजन में होगी। बाकी फसलों का भी, मूंगफली का भी। हाल में रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में ये आशंका, चिंता जताई है एमएसपी को लेकर, उस पूरी व्यवस्था को लेकर, और ये भी बोला है कि जो ये प्रोक्योरमेंट है इससे कहीं ना कहीं असर पड़ता है, उसको और ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है, उसमें संतुलन लाने की जरूरत है। तो ये तमाम आशंकाएं, लेकिन इस सब के बीच एमएसपी को लेकर जिस तरह की घबराहट है, जो माहौल है देश में इस वक्त किसानों के बीच, वो एक बड़ी बात है कि जो मेन नायक है इस एग्री ग्रोथ का, वो ही कहीं ना कहीं साइडलाइन हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक प्रोक्योरमेंट का है, गवर्नमेंट का किसी भी फसल को ले लें, उसमें प्रोक्योरमेंट इवन जो रबी हमारा वीट का गया है उसमें भी रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट ने किया है, और ये काफ़ी बढ़ता जा रहा है। एक तरह से 70 मिलियन टन या कितना एस्टीमेट है पिछले सीजन के, तो ये अपने आप में एक बड़े पैमाने पे है। उसके बाद में नेफेड ने शुरू किया है, पल्सिस में किया है, ऑयल सीड में किया है, और दूसरा सरकार ने जो प्रोक्योरमेंट के एलोकेशन था उनका, उसमें भी काफ़ी इंक्रीज किया हुआ है। तो ये एफर्ट तो सरकार की तरफ से हैं, लेकिन इसके साथ में हमको ये भी देखना है कि जो मार्केट रिफॉर्म्स हैं, ये मार्केट रिफॉर्म्स कैसे बेटर प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करते हैं, वो हमको देखना है। और दूसरा जो गवर्नमेंट का जो अभी प्रयास है कि जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना है, उसको डबल करना है,
तो एक्सपोर्ट निश्चित रूप से बढ़ाना पड़ेगा। हम चावल का एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे शुगर का बहुत ज़्यादा है, उसमें भी हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं। तो इसमें ज़रूरी है कि हमारी कॉम्पिटिटिवनेस भी एग्रीकल्चर की वो बढ़े, जिससे हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपने सुझाव और अपने एनालिसिस को सामने रखने के लिए। तो कुल मिला के सरकार ये चाहती है कि जिस तरह से खरीफ में ऐतिहासिक सोइंग हुई है, बुआई हुई है, उसका जब असर दिखेगा तो किसान भी जो मुख्य नायक हैं वो भी इस विकास की जो ये कहानी है, ये स्टोरी है, उसमें एक प्रमुख हिस्सा रहें और उनकी जो आमदनी है वो भी उसी उनके मन मुताबिक, उनके हिसाब से आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों ने 1 सितंबर से अध्यादेशों के खिलाफ गांव-गांव जाकर प्रदर्शन करने का अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय संयोजक वीएम सिंह ने कहा कि किसानों को ये अध्यादेश नहीं चाहिए, बल्कि एमएसपी की गारंटी देने वाला अध्यादेश चाहिए। उन्होंने किसानों से इन अध्यादेशों के खिलाफ लगातार आवाज उठाने की अपील की ताकि केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। हमें ये अध्यादेश नहीं चाहिए, हमें एक ही अध्यादेश चाहिए, वन नेशन वन स्वामीनाथन एमएसपी। एक देश में स्वामीनाथन की जो एमएसपी जो लागू करोगे उससे कम कोई खरीदेगा तो वो जेल जाएगा। हमें यही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश के मंडी कर्मचारी भी केंद्र के अध्यादेशों के विरोध लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इन कर्मचारियों ने संयुक्त संघर्ष मोर्चा बनाकर 3 सितंबर से प्रदेश भर की मंडियों में तालाबंदी करने का ऐलान किया है। ये कर्मचारी एपीएमसी एक्ट को मंडी परिसर में सीमित करने वाले केंद्र के अध्यादेश को प्रदेश में लागू करने का विरोध कर रहे हैं। इसी पर बातचीत की हमारे संवाददाता कौशल किशोर चतुर्वेदी ने कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंगिरा पांडे से। मध्य प्रदेश में मॉडल एक्ट लागू होने के विरोध में अब मंडी कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं इनके प्रांताध्यक्ष अंगिरा पांडे जी से। किस तरह क्या रूपरेखा है और क्या विरोध है? हमारा विरोध ये है, जिस प्रकार से भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन मॉडल एक्ट लागू करने जा रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि मंडी के अंदर जो व्यापारी व्यापार करे उसको टैक्स देना पड़ेगा और बाहर जो है उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इस पीरियड में अगर किसान मंडी के अंदर आता भी है तो व्यापारी नहीं आएंगे, माल नहीं खरीदे, क्योंकि उनको छूट मिल रही है बाहर खरीदने में। जब माल नहीं खरीदे, व्यापारी आएगा नहीं, तो मंडी कर्मचारियों को जब टैक्स नहीं मिलेगा तो उनका वेतन भुगतान नहीं हो पाएगा, ना पेंशन हो जाएगी। दूसरी, जब इनकी स्थिति हो जाएगी, और यहाँ पर वर्तमान में जो मॉडल एक्ट बनाया जा रहा है उसमें 2 सेवाएँ की जा रही है। डायरेक्टेड मंडी बनाया जा रहा है, मंडी बोर्ड बनाया जा रहा है। तो मंडी बोर्ड में सिर्फ दो सेवाएं दी जा रही है, कार्मिक सेवा और विकास कार्य का। जब पैसे नहीं होंगे तो विकास कार्य कहाँ होगा? सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टन करते रहो, यहाँ वहाँ उनका ट्रांसफ़र करते रहो कर्मचारियों को, अंततः मंडी बोर्ड और मंडियाँ बंद करने की स्थिति निर्मित होने जा रही है। उसके विरोध में हम लोगों ने कई दिनों से उनको कई महीनों से ज्ञापन दिया, कई प्रकार की बातें की, लेकिन किसी पे कोई हल नहीं लेकर आया। आज भी हमारे एमडी साहब से चर्चा हुई, उन्होंने बुलाया था, लेकिन उसमें पहल सार्थक नहीं हो रहा। वह इस कारण हम 3 सितंबर से अनिश्चितकालीन मंडियाँ प्रदेश की 258, 298 उपमंडियाँ, आंचलिक कार्यालय, तकनीकी कार्यालय और मंडी बोर्ड के समस्त कर्मचारी मंडी बोर्ड में एकत्रित होकर के 11 बजे से बल्लभ भवन की ओर कूच करेंगे रैली के रूप में, सोशल डिस्टेंस पालन करते हुए। और वहीं पर हम अपने जहाँ पर 1:30 बजे जहाँ पर खड़ा वहीं पर अपना लंच करेगा। ये हमारी है, और इसका अनिश्चितकालीन हम जो है धरना यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे मंडी बोर्ड पर। कोई काम नहीं होगा? कोई काम नहीं, पूरे प्रदेश में कोई काम नहीं होगा। मॉडल एक्ट के खिलाफ मंडी कर्मचारी अधिकारी बेमुद्दत हड़ताल पर जा रहे हैं और कोई काम नहीं करेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक सरकार मांग नहीं मानती, जब तक ये वापस नहीं लेती मॉडल एक्ट, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। और निश्चित तौर से जो मध्य प्रदेश में जिस तरह से मॉडल एक्ट के जरिए मंडी के कर्मचारी अधिकारियों का अहित हो रहा है, तो साथ में इसमें किसानों का भी अहित शामिल है, ऐसा मंडी बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों का मानना है। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। मॉनसूनी बारिश ने अगस्त में बीते 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त में सामान्य से 27% अधिक बारिश दर्ज की गई, जो कि 4 दशक में सबसे ज्यादा है। वहीं 1 जून से 31 अगस्त के बीच पूरे देश में सामान्य से 10% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है।
इससे जहां खरीफ की फसलों को मजबूती मिली है, वहीं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अकेले मध्य प्रदेश में बाढ़ से 14 जिलों में अब तक लगभग 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचा है। हरियाणा में सफेद मक्खी ने कई जिलों में कपास की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। किसानों के मुताबिक फतेहाबाद, भिवानी, सिरसा, लोहारू, चरखी दादरी और हिसार जैसे जिलों में सफेद मक्खी के प्रकोप से 80% फसलें चौपट हो गई हैं। इस बीच प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों के मुआवजे पर चर्चा करने के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की है। कोरोना के संकट के बीच हरियाणा के किसानों पर काफी बड़ी आपदा आ गई है। हिसार, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, चरखी दादरी, लोहारू के तमाम ऐसे किसान हैं जिन्होंने कपास की फसल लगाई थी और उनका दावा है कि सफेद मक्खी के कारण उनकी 80% फसल इस वक्त खराब हो चुकी है। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी माना है कि हरियाणा के किसानों का जिन्होंने कपास की फसल लगाई है काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा रेतीली ज़मीन पर जिन किसानों ने कपास की खेती की है उनकी फसलें भी खराब हुई है। ऐसे में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से स्पेशल गिरदावरी की मांग की है। दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से भी इन जिलों के डीसी को जल्द ही रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। वहीं जैसे ही डीसी की रिपोर्ट आती है सरकार की तरफ से गिरदावरी के आदेश दे दिए जाएंगे और गिरदावरी के मुताबिक जिन किसानों ने बीमा करवाया हुआ है उन्हें 20,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा और जिन किसानों का बीमा नहीं है उन्हें 12,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। कृषि मंत्री का कहना है कि इस आपदा की घड़ी में हरियाणा सरकार अपने किसानों के साथ खड़ी है। कैमरामैन शरद के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी है। कोरोना संक्रमण के चलते बजट में कमी को इसकी वजह बताया जा रहा है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत किसानों को स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप सिस्टम के लिए अनुदान दिया जाता है। इस योजना को रोकने से किसानों पर क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता कौशल किशोर चतुर्वेदी ने। किसानों से बात करते हैं, उनको क्या परेशानी हो रही है। ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में स्प्रिंकलर सिस्टम और जो ड्रिप सिस्टम पर जो अनुदान मिलता था अब नहीं मिलेगा, क्या किस तरह देख रहे हैं इसको? सर पहले क्या स्प्रिंकलर सिस्टम पे जो सेट मिलता था उस पर क्या 21 पाइप देते थे और 3 वो स्प्रिंकलर चिड़िया का सेट देते थे, उस पर मिल जाता था और उस पर कम रेट में मिल जाता था मार्केट से। लेकिन अब ये स्कीम बंद हो गई तो अब मार्केट से परचेस करना पड़ रहा है, तो जो बहुत महंगा पड़ रहा है। वो स्प्रिंकलर द्वारा ऐसा कि कम पानी में भी फसल अच्छी तैयार हो जाती थी, लेकिन अब दिक्कत हो रही है ज़्यादा ये बंद होने से। क्या इससे जो है अब जैसे किसान वैसे भी परेशान है, अब इस योजना से बंद होने से भी और परेशानी बढ़ गई है? इससे तो और ज़्यादा परेशानी है, ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है। इससे सिंचाई में ज़्यादा पानी लगता है, इससे दिक्कत पड़ रही है, इससे लागत भी बढ़ गई है। अब मैं तो साफ कुछ बता भी नहीं सकूं कि क्या होगा किसान का। हाँ परेशानी आ रही नहीं सामने, तो इतनी परेशानी आ रही कुछ बता ही नहीं सकते क्या परेशानी है। पूरी तरह से किसान परेशानी में डूबा है। ऐसे किसी से भाईचारा नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें। कृषि सिंचाई योजना के कारण जो स्प्रिंकलर सिस्टम पर और इन पर जो अनुदान मिलता था अब वो ना मिलने से परेशानी और बढ़ गई है और किसान अब महंगी जो स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम है वो खरीदने को मजबूर है। कैमरामैन राहुल शेजकर के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। मध्य प्रदेश में येलो मोज़ेक और इल्लियों के अलावा बारिश और बाढ़ ने सोयाबीन की फसलों को चौपट कर डाला है। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने किसानों के लिए फसल बीमा रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को 31 अगस्त से बढ़ाकर 15 सितंबर करने की मांग रखी है। मध्य प्रदेश में अति वर्षा के कारण हमारे लाखों किसान साथियों की फसलें प्रभावित हुई है। सरकार ने फसल बीमा की तारीख 31 अगस्त रखी थी। 31 अगस्त के दिन देखने को मिला कि लाखों किसान साथी लंबी लाइनों में लगे हुए थे और कई किसान साथी फसल बीमा कराने से वंचित रह गए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस फसल बीमा की तारीख को बढ़ाकर के 15 सितंबर की जाए ताकि हमारे जो किसान साथी बच गए हैं वो
अपना फसल बीमा करा सके और जिसका लाभ जो है हमारे किसान साथियों को मिल सके। किसानों के सामने सरकार से मुआवजा मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, इसलिए किसान अब सीएम शिवराज सिंह को उनका पुराना वादा याद दिला रहे हैं। इन किसानों से बातचीत की हमारे संवाददाता कौशल किशोर चतुर्वेदी ने। येलो मोजेक रोग ने सोयाबीन की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, चौपट कर दिया है। किसानों ने ऐसी बर्बादी सोयाबीन की फसल की इससे पहले कभी नहीं देखी थी। हम यहाँ खेतों में मौजूद हैं, यहाँ देखा जा सकता है सोयाबीन जो येलो मोजेक के कारण पूरी तरह से बर्बादी की कगार पे पहुँच गया है। किसान इस बर्बादी पे रो भी नहीं पा रहा है और सरकार से भी कुछ उम्मीद नहीं कर पा रहा है। हालांकि सरकार ने कहा था कि मदद करेंगे 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, लेकिन उन्हें मदद नहीं मिल पा रही है। हम बात कर रहे हैं किसानों से। क्या है सोयाबीन की फसल का हाल? सोयाबीन की फसल का हाल ये है साहब कि आज तक जब से हमने सोयाबीन बोना चालू किया है तब से आज तक का रिकॉर्ड है कि इस तरह का कोई रोग हमने नहीं देखा है। इस बार सोयाबीन के ये हाल हो गया कि किसान अपने आप में रो रहा है। ना जाने कौन सा रोग है ये, एलियो मैजिक कहते हैं। अब हम तो जानते नहीं है साहब, किसान आदमी है। पीला रोग जानते हैं हम तो इसे। इसने ऐसी कमर तोड़ी है किसान की कि जो खर्च किया था वो भी निकलना मुश्किल होगा, पूरी तरह बर्बाद हो गई है। क्या सरकार ने जो ने कोई भी नहीं आ रहा है सर्वे करने साहब, न कुछ मुआवजा न कुछ आपने जो क्या बोलते कार्ड भरवाता ना अभी फार्म, जहाँ कुछ भी नहीं है। बड़खेड़ी गांव में कुछ भी नहीं किया, न सर्वे न कोई कर्मचारी आ रहा है, न कोई नेता आ रहा है कोई तरह का। हालांकि सरकार ने कहा था 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। अरे सर यहाँ तो आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई अधिकारी आया। 40 पैसा नहीं मिले यहाँ आज तक, मतलब 40 पैसा नहीं मिला। 40,000 तो कभी भी नहीं मिला हमको। तो क्या है ये 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सरकार ने कहा था कि देंगे हम, नुकसान होगा सोयाबीन का? तो देखिए, सरकार ने कहा था 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर देंगे, लेकिन जब सर्वे होगा, सर्वे होने के बाद अभी तो सरकार ने इस मामले में कोई घोषणा ही नहीं की है कि कितना मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने तो अभी ये कहा है कि हम बताएंगे आपको, हम इस किसी भी किसान को परेशान नहीं होने देंगे, लेकिन क्या मुआवजे की राशि रहेगी, कितनी नुकसानी पे कितना दिया जाएगा, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। और फसल बीमा की स्थिति सबको पता है कि अनुदान जो प्रीमियम की राशि है वो किसानों से ली जा रही है, लेकिन कंपनी कौन होगी ये अभी तक सरकार तय नहीं कर पाई है। और अब जो है खरीफ लगभग समाप्त हो गया है। तो ये सोयाबीन को लेकर ये इसीलिए चिंता वाजिब है किसानों की कि ना तो अभी तो फसल बीमा की बात करें तो एजेंसी तय नहीं है, दूसरी तरफ सरकार जिस तरह किसानों को खुद को किसान हितैषी साबित करती है किसानों के सामने, लेकिन जो है अभी तक सोयाबीन की फसल को लेकर किसानों तक न सरकार पहुंची है, न सरकार के नुमाइंदे। कैमरामैन राहुल शेजकर के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।